नमस्कार दोस्तों, कल हमने फिजिक्स स्टार्ट की थी। फिजिक्स के अंदर हमने कल पढ़ा यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर शुरू किया है। तो उसके अंदर हमने कल डिस्कस किया था कि यूनिट्स क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और यूनिट्स के हमने आगे टाइप्स भी पढ़ी थी, जैसे फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। आज उससे आगे डिस्कस करते हैं हम। अब होता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मीनिंग कौन कौन से सिस्टम है यूनिट्स के, इकाई पद्धतियाँ कौन सी हमारे पास किसी भी राशि को मेजर करने के लिए, क्वांटिटी को मापने के लिए चार हमारे पास क्या है, सिस्टम्स बनाए गए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। पहले कौन सी है, सीजीएस पद्धति, जिसे सीजीएस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम क्या है, ये एक फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं, फ्रेंच पद्धति या फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं इसको। किसको, सीजीएस को। इसके अंदर क्या होगा, देखो हमने ये कहा था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास, उनको मापने के लिए क्या थी, इकाइयाँ आई अलग अलग। वो इकाइयाँ कैसे, कि सेंटीमीटर में नापा लेंथ को, जैसे हमारा वेट होता है, जो द्रव्यमान होता है, उसको हमने मास में, ग्राम में मापा। इसी तरह से क्या हुआ कि सीजीएस के अंदर जो लेंथ होती है ना, लंबाई होती है, उसकी इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। हर एक की क्या होती है, अलग यूनिट होती है। हर राशि को मापने के लिए, हर क्वांटिटी को मापने के लिए हमारे पास क्या है, अलग यूनिट्स बनी हुई है। उसके अंदर सबसे पहले सीजीएस पद्धति है, और उसके अंदर हम बात करते हैं कि उसके अंदर यदि लंबाई को मापना है तो उसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। ठीक है, उसने कहा कि उसको किस में मापेंगे, सेंटीमीटर के अंदर। यदि द्रव्यमान मीनिंग मास को मापना है तो उसके अंदर किस में मापोगे, यूनिट वहां पे क्या आएगी, ग्राम आएगी। किसके लिए, मास के लिए। यदि टाइम मेजर करना हो तो क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ से देखो हमारे पास लेंथ के लिए क्या है, सी सेंटीमीटर, मास के लिए क्या ले रहे हैं, जी ग्राम, और टाइम के लिए क्या ले रहे हैं, एस। तो यहाँ से इस सिस्टम को क्या बोल रहे, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम एस सिस्टम। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, सीजीएस सिस्टम। सिर्फ इतना याद रखना कि नाम से ये सीजीएस, सी से सेंटीमीटर मीनिंग लेंथ की यूनिट, जी से ग्राम, ग्राम किसकी यूनिट है हमारे पास, मास की, एस से याद रखना टाइम की यूनिट सेकंड। ठीक है, उसके बाद आता है एफपीएस पद्धति। क्या आई थी, एफपीएस सिस्टम। इसके अंदर इसी को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। किसको, एफपीएस पद्धति को। इसके अंदर नाम से देखो, जो हमारा लेंथ थी उसको किस में मापेंगे, फुट के अंदर। किसके अंदर, फुट के अंदर। यदि हमने वेट को मापना है, मास को मापना है, द्रव्यमान को मापना है, उसके लिए क्या यूज करोगे, पाउंड, पी। क्या यूज करेंगे, पाउंड। यदि हमें समय को मापना है तो क्या आएगा, सेकंड। ठीक है, जैसे हमारे पास कहेगी कितना फुट, 5 फुट 4 फुट, लेंथ की बात हो गई। वेट की बात करें तो ऐसे आएगा जैसे 10 पाउंड 5 पाउंड जो भी होगा। सेकंड, जैसे टाइम सब सेम चल रहा है। अब एफपीएस पद्धति, एफपीएस सिस्टम समझ में आया, किसका नाम एफपीएस क्यों है, क्योंकि इसकी जो मान लो लेंथ मापते हैं वो किस में मापते हैं, फुट में। फुट के लिए एफ यूज किया, पी किसके लिए यूज किया, उसके मास के लिए मेजर करने के लिए, और एस किसके लिए यूज हुआ, टाइम के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एमकेएस पद्धति। इसको, ये हमारी क्या है जो अब चल रही है उससे कुछ रिलेटेड है। ठीक है, कहते हैं कि इसमें ये जो लेंथ होती है उसको किस में मेजर करते हैं, मीटर के अंदर यूज करते हैं। किसमें, मीटर, और सिंबल क्या है, एम। ठीक है, लेंथ के लिए, जैसे 5 मीटर 6 मीटर लंबाई के लिए। यदि हमें द्रव्यमान मास मापना हो तो क्या यूज करेंगे, किलोग्राम। ठीक है, क्या आएगा, किलोग्राम। अब यदि हमें टाइम मेजर करना हो तो क्या आएगा, सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन गई, एमकेएस। क्या बन गई, एमकेएस सिस्टम, या कह सकते हो एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड। सिर्फ इनके नाम से ध्यान रखना कि सीजीएस में क्या, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, सबसे पहले कि फ्रेंच पद्धति किसे कहते हैं, सीजीएस को, और ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड पद्धति को। उसके बाद देखो कि हमारे पास क्या है, एसआई पद्धति किसे कहते हैं। एसआई पद्धति कौन से, सिस्टम कौन सा, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म होगी क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, ये क्या, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति पे कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ठीक है, इसके ये देखो 1960 के अंदर क्या, जो अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन है ना, उसके अंदर इसको स्वीकार किया गया था। किसको, जो हमारी ये एमकेएस थी, इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूव करके, या कह सकते हो कुछ एक्सटेंड करके, इसके अंदर जो हमारी ये जो ऐसे लेंथ के लिए मीटर है, मास के लिए क्या है, किलोग्राम है, टाइम के लिए सेकंड है,
इसको ध्यान में रखते हुए इसके अंदर कुछ और चीज ऐड की गई, कुछ इसके अंदर इम्प्रूव किया गया और इस पद्धति को क्या कर दिया, नाम चेंज हो गया, वो क्या हो गई SI या सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति बन गई। और कब बनी है, 1960 के अंदर। और इसको सबसे पहले अधिवेशन कहाँ मतलब स्वीकार हुई, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन के अंदर स्वीकार किया गया। जो अब हमारे यूज कर रहे हैं हम, जैसे लेंथ के लिए मीटर, लेंथ के लिए यूज कर रहे हैं मीटर, जैसे टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेकंड, जैसे मास मेजर करना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। ये चीजें कहता है इस तरह से जो ये हमारी SI सिस्टम है ना, उसके अंदर क्या हुई, हमारे पास 7 फंडामेंटल इकाइयां आई। क्या आई, 7 फंडामेंटल मूल इकाइयां बनी और 2 सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्यों आती है, जब हमारे पास कोई चीज की कमी रह जाती है ना, या उसको पूरा करने के लिए कुछ और ऐड किया जाए तो वो क्या होती है, सप्लीमेंट्री इकाइयां होती है। इनके बारे में अब डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है। जैसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर हम लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, ये मेजर करने के लिए ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स बनी है किसके अंदर, SI सिस्टम के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो फंडामेंटल 7 है कौन सी। 2 सप्लीमेंट्री जो बाद में हुई थी फंडामेंटल, उनको पूरा नहीं कर पाए, मीनिंग कुछ कमी रह गई भाई, कुछ एक चीज ऐसी है जिनको हम फंडामेंटल यूनिट से मेजर नहीं कर पाए, उनके लिए क्या बनी, 2 यूनिट्स और आई थी। वो कौन सी थी, सप्लीमेंट्री या संपूरक इकाइयां थी हमारे पास। उनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट वो हमारे पास 7 कौन सी है, देखो ये क्या हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जिनको हमें मेजर करना हो, जैसे लंबाई को मापना है तो उसके लिए SI यूनिट ने क्या, सिस्टम ने हमें एक यूनिट दी, वो क्या थी, मीटर, जिसका सिंबल क्या है, स्मॉल m। ठीक है, जो हम SI यूनिट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, हमने ये कहा था ना कि जो SI सिस्टम था उसने हमें क्या दिया, 7 यूनिट्स या कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स दी है, और उसने 2 हमें क्या दिया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स दी है। किसको मेजर करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। तो पहले हमारे पास क्या है, लेंथ, मीनिंग लंबाई को मापने के लिए उसने SI यूनिट क्या बताई, मीटर बताई, स्मॉल m से लिखते हैं सिंबल। दूसरा मास को मापने के लिए, मास को मेजर करने के लिए उसने क्या बताया कि उसको किस में मापोगे, यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, जिसको सिंबल क्या है, स्मॉल kg। ठीक है, अब यदि हमें टाइम को मेजर करना है तो उसके लिए SI यूनिट क्या है, सेकंड। क्या है, सेकंड। यदि हमें विद्युत धारा मीनिंग इलेक्ट्रिक करंट को यदि मेजर करना है तो इसके लिए SI यूनिट कितनी होगी, क्या होगी हमारे पास, एम्पियर। क्या होगी, एम्पियर। ठीक है, और इसका सिंबल क्या है, A। ये कि इंग्लिश के जो वर्ड थे उनके पहले अल्फ़ाबेट्स उठाए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एम्पियर। अब ये ताप मीनिंग टेम्परेचर को यदि हमें मेजर करना है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या है, केल्विन। क्या दिया, केल्विन, और जिसका सिंबल क्या है हमारे पास, K। उसने कहा कि ज्योति तीव्रता मीनिंग जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, मान लो कोई लाइट है उसकी चमक को मेजर करने के लिए उसने क्या एक यूनिट दी, वो कौन सी है, कैंडेला, और जिसका सिंबल क्या है, CD। ठीक है, उसके बाद पदार्थ की यदि मात्रा मापनी होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास कितना है, उसको किस में मेजर करते हैं, मोल के अंदर। ये किस सिस्टम की बात करें, SI यूनिट की, और इसका सिंबल क्या हमारे पास, MOL। ठीक है, ये हमारे पास क्या फंडामेंटल यूनिट्स है जो हमारी यूज हो रही है अब। ठीक है, यहाँ पे सब ये ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास क्या, देखो उसने कहा कि जितनी भी जो पदार्थ हैं हमारे पास, जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं, उनको मेजर करने के लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स काफ़ी। फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज आई, ऐसी राशियाँ आई जिनमें ये सब क्या है, इनके अलावा भी किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ी, मीनिंग हमें लगा कि इनके अलावा कुछ और होना चाहिए तभी वो चीज़ निकल सकती है। जैसे मान लो कि अर्क निकालनी हो, जैसे चाप की बात करते हैं ना, यही होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, उसकी रेडियस होगी, ये उसके अर्क मीनिंग चाप है, और ये एंगल है। ठीक है, थीटा। यदि हमें यहाँ पे चाप निकालनी हो, जैसे एंगल का फार्मूला हमारे पास क्या था, एंगल क्या होता है, अर्क बाय रेडियस, यही होता है ना, यही चीज़ है हमने पढ़ी हुई है कि जो हमारा कोण होता है वो कहता है चाप बाय में त्रिज्या होता है। तो यहाँ से यदि हमें कहा कि अर्क निकालो, चाप निकालो, तो इसके लिए क्या आएगा, एंगल इंटू में रेडियस आना चाहिए ना। अब हमें ये तो पता है कि रेडियस तो एक लेंथ है, उसको तो हम मेजर कर सकते हैं, उसको तो हम मीटर में माप सकते हैं, पर हमें ये नहीं पता ना एंगल को किस में मापें,
कि एंगल के लिए क्या यूनिट लगाएं, क्या यूनिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ी ना, इसलिए क्या हुआ हमारे पास दो और ऐड कर दी गई। वो कौन सी थी, एक तो हमारे पास रेडियन और एक स्टेरेडियन। मीनिंग यहाँ पे क्या है कि यदि हमें समतल कोण मापना हो, प्लेन एंगल को मेजर करना हो, ठीक है, किसको, प्लेन एंगल को यदि मेजर करना हो तो उसकी यूनिट्स क्या होगी, रेडियन होगी। और इसको लिखते किससे है, सिंबल क्या है इसका, RAD। और यदि हमें ठोसीय कोण मापना हो, मीनिंग सॉलिड एंगल मापना हो, तो उसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। और उसका सिंबल क्या है, SR। तो यहाँ देखो मैंने बात करी प्लेन एंगल ठोसीय कोण, वो होते हैं क्या, प्लेन एंगल, मीनिंग जो हमारा समतल कोण है वो क्या है, समतल कोण क्या होगा, जो हमारा एक, जैसे इस बोर्ड की बात करें, इसके ऊपर यदि किसी एंगल को मेजर करना, ये क्या प्लेन ही है ना, इसके ऊपर जैसे ये एंगल बनेगा वो क्या होगा, प्लेन एंगल ही होगा हमारे पास, ठीक है। मीनिंग 2 डायमेंशन के अंदर जो निकालते हैं, जैसे ये हमने ले लिया, यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो क्या है हमारे पास, प्लेन एंगल है। तो यहाँ से प्लेन एंगल क्या होगा, ये क्या है हमारे पास, उसकी चाप, ठीक है, क्या है, चाप। और ये क्या है हमारे पास, उसकी त्रिज्या, रेडियस, ठीक है, त्रिज्या। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है कि एंगल होता है वो क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होता है, चाप बाय में त्रिज्या होता है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से हम क्या, इसके लिए यूज, अब हमने सिंपल यदि पूछे कि प्लेन एंगल को किस में मेजर करेंगे, रेडियन के अंदर यूज करेंगे। यदि सॉलिड एंगल पूछे उसके लिए क्या यूज करते हैं, यूनिट स्टेरेडियन करते हैं। वैसे होता क्या है सॉलिड एंगल, मीनिंग ठोसीय कोण होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कोई बॉल है, फुटबॉल है, ठीक है, उसके बीच में से एक टुकड़ा निकाल लिया जाए, या कह सकते हैं जैसे तरबूज है उसको कट करके एक हम क्या है पीस बीच में से निकाल लें, तो इस तरह से जो एंगल बनेगा ना, ये देखो हमारे पास, जैसे ये हमारे पास 3 डायमेंशन की बात करें, इमेजिनरी करो, इमेजिनेशन करके देखो कि ये हम क्या है, कोई 3 डायमेंशन की बात करें, 3 डायमेंशन के अंदर बॉल है, उसका एक टुकड़ा निकाल लें, तो वो क्या है, जो उसका पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ पॉइंट, उसके साथ कुछ एंगल बनाएगा ना, एक कोण की फॉर्म में बाहर निकलेगा वो, ठीक है। वो जो कोण वहाँ पे एंगल बना रहा है वो इससे क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। और इसकी जो भी रेडियस होगी, मान लो कि ये 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम, जैसे, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कोई एक सरफेस टुकड़ा हम बाहर निकाल रहे हैं, उसका ऐसे टुकड़ा कोई हमने बाहर निकाल दिया, ये टुकड़ा बाहर निकालेंगे तो ये टुकड़ा है जो इसकी, ये क्या बनाएगा, सेंटर के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ना, ये वो जो एंगल होता है ना, वही क्या होता है, हमारा सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। हम अपने दिमाग में सोच के देखो कि जैसे हमने क्या है, एक तरबूज है या कोई बॉल है, गोला है, ठीक है, उसके अंदर ऊपर से एक सरफेस एरिया काट लें और उसको एज इट इज़ वैसे के वैसे उठाए, तो वो सेंटर पे कहीं ना कहीं तो क्या एक एंगल बनाएगा ना, वो एंगल ही क्या होता है हमारे पास, सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। और इसको फार्मूला क्या है सॉलिड एंगल के लिए, एरिया बाय में रेडियस का स्क्वायर, जो भी एरिया हमने उसका निकाला है डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, जो उसकी रेडियस है, ठीक है। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, जैसे हमने ये पीछे पढ़ा कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे पास, 7 हमारे पास क्या है, मूल इकाइयाँ हैं मेजर करने के लिए। अब उनके बारे में उनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है, तो क्या ये मीटर है क्या, 1 मीटर किसे बोला गया। दूसरा जैसे हमारे पास कहें कि किलोग्राम, किलोग्राम है क्या, मीनिंग यूनिट किसके, ये द्रव्यमान के, पर ये किलोग्राम ही क्यों कहा गया, ठीक है। इन सब की डेफिनेशंस है जो हमारी SI यूनिट्स थी उनकी। तो पहली है जैसे मीटर, मीटर किसे कहा, जो हमारे SI के अंदर इनको क्या किया गया था, यूज किया गया था। जैसे मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। तो देखो 1 मीटर होता क्या है कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट इन वैक्यूम के अंदर, मीनिंग कोई भी प्रकाश जो टोटल दूरी तय करता है निर्वात के अंदर 1/299792458 या फिर अप्रोक्सीमेट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के अंदर, वो क्या कहलाती है हमारे पास, 1 मीटर कहलाती है। कहने का मतलब कि जो प्रकाश है वो निर्वात के अंदर जो दूरी तय करेगा कितने टाइम के अंदर, 1/3 × 10⁸ सेकंड के अंदर, वो क्या कहलाएगी हमारे पास, 1 मीटर कहलाएगी। ये 3 × 10⁸ क्या है, यहाँ पे जो हमारी लाइट की क्या होती है, स्पीड होती है, ठीक है, या वेलोसिटी कह सकते हो, ठीक है। ये समझ में आया कि 1 मीटर किसे कहते हैं, सीधा कि 1 मीटर वह होता है, वह दूरी है
जो क्या कर रही है, कोई भी लाइट है वो वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर क्या करे, कितने टाइम के अंदर, 1/3 × 10⁸ सेकंड के अंदर जो दूरी तय करती है ना, वही दूरी क्या कहलाती है, 1 मीटर कहलाती है हमारे पास। ठीक है, फिर आता है कि किलोग्राम क्या है। वैसे हमें ये तो बताया कि द्रव्यमान की यूनिट है किलोग्राम, पर 1 किलोग्राम किसे कहा गया, कहता है कि फ्रांस के एक शहर सेवियस के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो है, मीनिंग इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, उसके अंदर प्लेटिनियम और ईरियम मिश्र धातु, मीनिंग प्लेटिनियम और ईरियम का जो अलॉय है उसके द्रव्यमान को ही क्या कहा जाता है, 1 किलोग्राम कहा जाता है। मीनिंग क्या कहा कि जो हमारा IBWM मीनिंग अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो है, कहाँ पे है, जो फ्रांस के सेवियस के अंदर है, कहता है वहाँ पे एक अलॉय है, किस चीज़ का, प्लेटिनियम और ईरियम के। ठीक है, उन दोनों का जो अलॉय मीनिंग मिश्र धातु है, उसका जो द्रव्यमान है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, 1 किलोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन गया हमारा, किलोग्राम किसकी यूनिट थी, मास की। अब कहता है कि सेकंड किसे कहा गया, मीनिंग हमने कहा कि टाइम की यूनिट सेकंड है, पर ये कहा किसको गया सेकंड, कहता है कि जब जो हमारा सीजियम, ठीक है, सीजियम एलिमेंट है जो हमारा, कहता है कि सीजियम 133, कहता है कि जब उसके जो 2 लेवल्स होंगे एनर्जी के ना, कहता है उनके बीच में जब ट्रांजिशन होगी तो जो रेडिएशंस वहाँ प्रोड्यूस हुई, उनके जो आवर्तकालों, मीनिंग कितनी रेडिएशन, 9192631770, जो ये रेडिएशन थी उनके आवर्तकालों की जो अवधि है, मीनिंग उनकी जो आवर्तकाल है, उनका जो टाइम पीरियड है ना, उसी टाइम पीरियड को क्या कहा गया था, सेकंड कहा गया था। कहने का मीनिंग जो सीजियम था 133, वो क्या करता है, जब 2 लेवल थे, उसके 2 लेवल होंगे, ग्राउंड लेवल और ट्रांजिशन लेवल की बात कर रहे हैं, कि जब कोई भी एटम्स, ये केमिस्ट्री के अंदर आता है कि तुम्हारा, जैसे फिजिक्स में भी ऐसे हो रहा है, मतलब इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि जैसे एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर जाता है तो एनर्जी का क्या होगा, रेडिएशंस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी ना, जब निकलेगी वहाँ से एटम्स के अंदर से। तो कहता है कि जो ये रेडिएशंस आ रही है, उनके जो आवर्तकालों की अवधि है, कितने रेडिएशंस, 9192631770 आवर्तकालों की जो अवधि होगी, उसी को क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। ठीक है, कहता है जो ये सेकंड यूनिट आई है, जिसको हमने सेकंड बोला है, उसको आइंस्टाइन ने भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिन्होंने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत, उसके अंदर टाइम को यूज किया इन्होंने, और उसको क्या कहा, 4 डिमेंशन मीनिंग 4D के रूप में प्रयुक्त किया, यूज किया, मीनिंग 4th विमा के रूप में यूज किसको किया, टाइम को, किसने, आइंस्टाइन ने। ठीक है, जिसे इन स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, मीनिंग स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट इसी से आया, सेकंड से। फिर कहते हैं कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, एम्पियर होती है ना। कहता है कि एम्पियर क्या है, फिर 1 एम्पियर किसे कहा गया, 1 एम्पियर जब 2 कोई पैरेलल वायर जो समानांतर पड़ी है हमारे पास, समानांतर पैरेलल है, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है, उनके अंदर सेम करंट यदि पास करा दें तो प्रति मीटर लंबाई में, मीनिंग पर यूनिट लेंथ के अंदर क्या होए, 2 × 10⁷ न्यूटन फोर्स लगने लगे। मीनिंग जब हम क्या कर रहे हैं, 2 वायर को पैरेलल रखा और उनकी डिस्टेंस कितनी ली, 1 मीटर, और उनके अंदर जब करंट पास कराया गया तो प्रति मीटर लंबाई में, मीनिंग 1 मीटर लंबाई के अंदर यदि हमारे पास फोर्स कितना लग जाए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन लगना जब शुरू हो जाता है, लगने लगे, जो वो रिजल्ट आता है ना उस टाइम, जो वहाँ पे करंट होगा, वो ही क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। ठीक है, उसको क्या कहा गया, 1 एम्पियर। एम्पियर यूनिट किसकी हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट की, याद रखना। ठीक है, अब आता है कि केल्विन, जिसको हम के से लिखते हैं ना, और ये ऐसा यूनिट किसकी हमारे पास, टेम्परेचर की ना, ताप की, किसकी है, ताप की। कहता है कि केल्विन किसे कहा गया, फिर केल्विन क्या होता है, कहता है कि वाटर के जो ट्रिपल पॉइंट के जो क्रिटिकल टेम्परेचर का 1/273.16वां भाग होता है ना, उसी को 1 केल्विन कहा गया। कहने का मतलब जल के जो त्रिक बिंदु, मीनिंग ट्रिपल पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट को क्या होता है, जहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों क्या करते हैं, को एग्जिट करते हैं, एक साथ होते हैं, और किस टेम्परेचर पर होते हैं, ये 273.16 केल्विन के ऊपर होते हैं। ठीक है, कहता है ये जो कंडीशन है ना हमारी, जहाँ ये तीनों स्टेट इकट्ठी है, को एग्जिट कर रही है, उसी को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और जिस टेम्परेचर के ऊपर ये को एग्जिट कर रही है, उस
टेम्परेचर को क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि केल्विन क्या है, कहता है कि जल के जो ट्रिपल पॉइंट के ट्रिपल टेम्परेचर का, ठीक है भाई, ट्रिपल पॉइंट का जो ट्रिपल क्रिटिकल टेम्परेचर है हमारे पास, ट्रिपल पॉइंट का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसका 273.16वां भाग ही क्या कहलाता है हमारे पास, केल्विन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कैंडेला। कैंडेला मतलब जो हमारी किसकी यूनिट है, इंटेंसिटी की, ठीक है, जो हमारी तीव्रता है उसकी यूनिट है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। कहता है कि 1 कैंडेला किसे कहा गया, कहता है जब कोई सोर्स जो भी हमारे लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है ना, कोई भी स्रोत ले सकते हैं प्रकाश का, कहता है यदि वो 540 की पावर 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट और 1/683 वाट पर स्टेरेडियन की तीव्रता मीनिंग इंटेंसिटी की मोनोक्रोमेटिक लाइट को यदि उत्सर्जित करे ना, प्रोड्यूस करे, तो वो ही क्या कहलाता है, कैंडेला कहलाता है। मीनिंग ऐसा सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो 540 × 10 की 12 हर्ट्ज और जिसके पास तीव्रता कितनी हो, इंटेंसिटी कितनी हो 1/683 वाट पर स्टेरेडियन की इंटेंसिटी, और यदि वो क्या करे, कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट मीनिंग एक वर्णीय लाइट को उत्सर्जित करे, वो ही क्या कहलाता है हमारे पास, कैंडेला होता है, ठीक है। 1 कैंडेला बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब ये कहता है कि वाट पर स्टेरेडियन यहाँ पे है क्या, कहता है वाट पर स्टेरेडियन होता है कि घन कोण के अंदर, जो हमारा घन कोण हमने कल पढ़ा था उसके अंदर प्रति सेकंड के अंदर 1 जूल का यदि प्रकाश प्रोड्यूस हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, तो क्या होता है 1 वाट पर स्टेरेडियन होता है। मीनिंग घन कोण के अंदर हर 1 सेकंड के अंदर यदि 1 जूल लाइट प्रकाश ऊर्जा यदि उत्सर्जित हो रही है, लाइट एनर्जी यदि प्रोड्यूस हो रही है, तो वो क्या है हमारे पास, वोट पर स्टेरेडियन है, ठीक है। वही क्या है, वोट पर स्टेरेडियन होगा। अब उसके बाद बोल, ये किसकी यूनिट थी हमारे पास, हमने कल पढ़ा था कि पदार्थ की मात्रा के लिए। कहता है कि पदार्थ मोल है क्या, कहता है पदार्थ की वह मात्रा जिसके अंदर अवयवी तत्वों मीनिंग उसके एलिमेंट्स के, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, हमारे पास एटम्स हो, चाहे आयंस हो, उनकी संख्या यदि कितनी हो 6.02 × 3 × 10 की पावर 23 हो, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हो या फिर कह सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर कितने होने चाहिए या एटम्स कितने होने चाहिए 6.023 × 10 की पावर 23। इसी को क्या बोलते हैं, अवगाड्रो कांस्टेंट बोलते हैं या अवगाड्रो नियतांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये यदि इतनी मात्रा है, उसके पास इतनी संख्या है अवगाड्रो नंबर्स के बराबर, तो वो क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा हमारे पास, ठीक है। हमें इनके बारे में मतलब इनकी डेफिनेशंस आज ये डिस्कस की अभी हमने। इसमें से तुम्हें सिर्फ याद ये रखना है कि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स ये है, जैसे लेंथ की मीटर, मास की ये किलोग्राम, टाइम की सेकंड, जैसे करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, प्रकाश तीव्रता की कैंडेला, और यदि हमारे सब्सटेंस की यदि पूछे कितने नंबर ऑफ सब्सटेंस के लिए यदि मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब इनके बारे में ये सब की क्या हो गई, डेफिनेशंस हो गई जो तुम्हारे नॉलेज के लिए ज़रूरी है अभी इनके बारे में हमें जानना कि होता क्या ये चीज़, 1 मोल है क्या, 1 सेकेंड होता क्या है, 1 टाइम, 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 केल्विन क्या होता है, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट्स यूनिट्स, कुछ एक और महत्वपूर्ण जो हमारे पास यूनिट्स है, जैसे लंबाई को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए, यदि लॉन्ग डिस्टेंस है उसको यदि मेजर करना है तो मीटर में क्या है मुश्किल हो जाता है, मीटर किलोमीटर में। तो उसके अलावा कुछ एक और है, देखो हमारे पास एक है खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, ठीक है। ये क्या होती है, कहता है जो मीन डिस्टेंस होता है ना सन और अर्थ के बीच का, मीनिंग उनके बीच जो मीन डिस्टेंस, जो मीन दूरी है, माध्य दूरी है सन और अर्थ के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच के, वो ही दूरी क्या है हमारे पास, क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई कहलाती है या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। और वो कितनी होती है 1.496 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। ये किसके यूनिट होगी, या फिर कई बार आ जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसकी है, हमारे पास डिस्टेंस की है, ठीक है। फिर आता है कि लाइट ईयर,
नाम से कई बार क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि टाइम की यूनिट है क्या, लाइट ईयर, पर लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं है, ये किसकी यूनिट है हमारे पास, डिस्टेंस की है, ठीक है, मीनिंग दूरी के लिए ही है ये भी, ठीक है, ये तीनों हम डिस्टेंस की ही बात करें, डिस्टेंस की यूनिट है तीनों ही, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट ईयर भी किसकी डिस्टेंस यूनिट है हमारे पास किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, मीनिंग दूरी की, लाइट ईयर। वैसे 1 लाइट ईयर होता क्या है, प्रकाश वर्ष होता क्या है, कहता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, कहता है कि प्रकाश के द्वारा निर्वात के अंदर 1 साल में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है लाइट किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर, वो ही टाइम क्या कहलाती, वो ही दूरी हमारे पास क्या कहलाती है, 1 ईयर प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर कहलाता है, ठीक है। 1 लाइट ईयर की वैल्यू फिर हमारे पास क्या है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है, कितनी है, 9.46 10⁻15 मीटर। तो यहाँ से याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो हमारा लाइट ईयर है वो यूनिट किसकी है, डिस्टेंस की है, ना कि टाइम की। इसमें कई बार ईयर देख के हम सोचते हैं कि टाइम की यूनिट है, ये टाइम की नहीं है, किसकी, डिस्टेंस की है, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब एक यूनिट और है हमारे पास डिस्टेंस की, वो क्या है, पारसेक, ठीक है, क्या है, पारसेक। ये पारसेक होता क्या है, मीनिंग पारलैक सेकंड है क्या, ये ही क्या है, लार्जेस्ट यूनिट है किसकी, हमारे पास डिस्टेंस की, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस इसी को बोलते हैं। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.08 10⁻16 मीटर, कितनी है, 3.08 × 10⁻16 मीटर। और ये देखो सबसे बड़ी यूनिट हमारे पास क्या है, पैरासेक, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस पूछे तो क्या आएगी, पैरासेक या पैरासेक पैरलैक सेकंड, ठीक है, ये ही हमारे पास क्या लार्जेस्ट यूनिट है। तो यहाँ से सबसे बड़ी क्या हुई, पैरासेक, फिर क्या आती है, लाइट, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये तीनों की रिलेशंस इनका याद रखना। इसके बाद अब टेबल के अंदर देखना कुछ हमारे पास और यूनिट्स है। देखो हम बात कर रहे हैं लंबाई की, मीनिंग लंबाई के हमारे पास कौन कौन सी यूनिट्स है। देखो एक तो हमें पता है क्या होती है, किलोमीटर, ठीक है। दूसरी देखो उसके बाद क्या है, मील, ठीक है, मील की वैल्यू दी हुई है। फिर होती है एक नेवी मील्स, और उसके बाद हमारे पास खगोलीय इकाई, मीनिंग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो यहाँ पे लिखी हुई है हमारी। उसके बाद लाइट ईयर, थर्ड लास्ट हमारे पास क्या है, पैरासेक, जो सबसे क्या है लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद आगे नेक्स्ट तुम्हारी ये टेबल दी हुई है, उसके अंदर देखना, उसके अंदर हमें जैसे मास के लिए भी क्या है, यूनिट्स दी हुई है। मास के लिए यूनिट कौन कौन सी दी हुई है, 1 आउंस, फिर पाउंड, फिर क्या दिया हुआ है, किलोग्राम, क्विंटल्स और मैट्रिक टन्स। ये सारी वैल्यू एक बार इनको ध्यान में रखना कि कई बार इनके नाम से आ जाता है कि जैसे वो देगा लाइट ईयर, वे यूनिट किसकी है, टाइम की है, दूरी की है, मास की है। इस तरह से यदि नाम पता है ना तो भी थोड़ा उनसे रिलेट कर पाते हैं हम। जरूरी नहीं है कि इनकी वैल्यू ही हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद समय के मात्रक दिए हुए हैं। टाइम के मात्रक कौन कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे मिनट, उसके बाद क्या है, आवर है, फिर क्या है, डेज है। इस तरह से क्या ये टाइम टेबल एक टेबल हमारे पास दी हुई है जिसके अंदर हम सारे क्या है टाइम के देख सकते हैं कि जो हमारा सोलर मंथ है, सोलर ईयर है, लीप ईयर है, ये सब किसके टाइम को मेजर करने के लिए है। उसके बाद एरिया के लिए दिए, एरिया के लिए क्या होते हैं, एकड़्स, 1 हेक्टेयर की बात करते हैं, या स्क्वायर वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं, या वर्ग मीटर की बात करते हैं, जो इस टेबल के अंदर दिया हुआ है। फिर आता है कि वॉल्यूम को यदि मेजर करना है हमें, किसको, आयतन को यदि मापना है, तो इसके लिए 2 यूनिट्स हमारे पास। देखो टेबल के अंदर कौन सी है, लीटर और गैलन्स। देखो अब आगे है 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक, मीनिंग सिंबल्स फॉर वेरियस पावर ऑफ 10। हमें जैसे फिजिक्स के अंदर क्या है, बहुत छोटी या बड़ी राशि, यदि क्या है बहुत छोटी या बड़ी राशि के मानों को यदि उनकी वैल्यूज़ को क्या करना हो, व्यक्त करना हो या लिखना हो, तो उनको 10 की पावर के रूप में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 10 की पावर के रूप में लिख देते हैं हम। और उन्हीं के आगे एक नीचे टेबल दी हुई है, उसके अंदर उनके सिंबल्स बताए गए हैं। यदि मान लो जैसे 10 की पावर 5 को लिखना है, 10 की पावर 15 लिखनी है, 10 की पावर -10 लिखना है, तो उनको क्या बोलेंगे, ठीक है। देखो इस पावर हमारी टेबल के अंदर क्या है, देखो पहली 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 के लिए क्या होगा, एक्जा
10 की पावर यदि 15 है तो उसके लिए क्या है पेटा, जिसको हम सिंबल क्या है पी। 10 की पावर यदि हमारे पास 12 है तो क्या होगा टेरा। जैसा इस टेबल के अंदर दिया हुआ है ये 10 की पावर 9 गीगा, 10 की 6 है तो क्या हो जाएगा मेगा बोलेंगे, 10 की यदि 3 है तो किलो, 10 की पावर 2 है तो क्या हो जाता है हेक्टा, 10 की पावर 1 है तो डेका। ये क्या हो गए हमारे पास 10 की पावर या 10 की पावर के लिए दिखा हमने सिंबल्स बताए हैं और उनके नाम। ये क्या 10 की पावर हमारी पॉजिटिव के अंदर है, यदि माइनस के अंदर आती है जैसे 10 की पावर -1 हो तो वहाँ पे क्या बोलते हैं सेंटी, सॉरी डेसी। 10 की पावर -2 है तो क्या हो जाता है सेंटी बोलते हैं, उसको सी से लिखते हैं। जैसे 10 की 3 दिया हो तो उसके लिए क्या आ जाता है मिली। 10 की -6 हो तो उसको क्या बोलेंगे माइक्रो। इस तरह से जैसे 10 की पावर -9 है तो नैनो, 10 की -12 होती है तो उसको क्या बोलते हैं पिको, और 10 की -15 है तो क्या बोलते हैं उसको फेंटो या फर्मी। ठीक है, 10 की यदि -18 आता है तो उसको क्या बोलते हैं एटो, जिसे हम क्या लिखते हैं ए से। ये टेबल याद करनी है। ठीक है, अब देखो हम कर रहे हैं डिमेंशन। डिमेंशंस क्या होती है, वीमाई क्या है। ठीक है, कहता है जो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ पावर ऑफ दी सिंबल्स, मीनिंग जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी जैसे मास, लेंथ और टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, कहता है कि उनके जो सिंबल्स होते हैं उनकी जो पावर होगी उनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मीनिंग जो सिंबल्स हैं उनको यदि पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, साथ में क्या सिंबल लगे और उनको क्या है जो भी उनकी पावर्स आएंगी उनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना ही क्या होता है डिमेंशंस होता है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे वॉल्यूम की यदि हमें कहे कि डिमेंशंस क्या है, देखो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो अब देखो यहाँ पे इसमें क्या लिखेंगे, ब्रेथ की जगह भी ये क्या एक हाइट लेंथ ही है ना, ये भी क्या एक लेंथ ही है, तो यहाँ क्या हो गया एल क्यूब हो गया। तो ये क्या हो गया एल की पावर कितनी हो गई 3 हो गई ना, तो ये क्या बन गई उसकी डिमेंशंस बन गई किसकी वॉल्यूम की, और इसमें साथ में क्या लगा देनी है ब्रैकेट्स। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो देखो एक्सेलरेशन फिर हमारे पास क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना, एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारे पास क्या है वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, और फिर आगे दोबारा यदि वेलोसिटी हमारे पास क्या है लेंथ बाय टाइम, तो टाइम पहले भी पढ़ाई की यही है, तो यहाँ से ये क्या बन गई एल की पावर टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ गया एल की पावर 1 टी की पावर -2, यही बना ना। और यहाँ पे देखो m हमारा पड़ा है मास, तो ये क्या बन गया mLT-2, तो ये किसकी डिमेंशन हो गई हमारे पास फोर्स की। हम क्या कर रहे हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उनको क्या कर रहे हैं सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और उनकी जो भी घातांक के रूप में लिख रहे हैं, जो भी वैल्यूज आ रही है उनको सिंबल्स की फॉर्म में लिखे। ठीक है, फिर डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या है हमारे पास एल क्यूब। ठीक है, मास के लिए क्या लिखते हैं m, तो क्या बन गई डिमेंशन m1 L-3। जैसे प्रेशर की निकालनी हो दाब की, डेंसिटी मीनिंग घनत्व हो। ठीक है, यदि हमें दाब की निकालनी हो प्रेशर की निकालनी हो तो क्या होगा फोर्स बाय एरिया। ठीक है, बल बाय एरिया यही होगा। ठीक है, इसमें एरिया की जगह अब क्या आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, वैसे यार एल स्क्वायर लिख दोगे। फोर्स की जगह क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे फोर्स की इंपॉर्टेंट है, इसको हर जगह यूज होगी बल की, या तो सीधा याद कर लो या यहाँ से निकालना आसान है, इसका कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन की क्या होगी LT-2 और m की जगह क्या लिखते हैं m। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स की डायरेक्ट रख सकते हैं mLT-2, और एरिया की क्या होती है एल स्क्वायर। अब देखो एल स्क्वायर है यहाँ एल है तो क्या हो गया एक कैंसिल हो गया ना, एक रह गया नीचे L1, अब नीचे एक रह गया वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 लिख देंगे। ठीक है, T-2 एज इट इज होगा। ऐसे ही मान लो कई बार क्या होता है जो एंगुलर क्वांटिटीज होती है ना उनकी डायमेंशंस लिखने के लिए बताइए कुछ एक, जैसे मान लो कोण एंगल होता है। ठीक है, भी जो एंगुलर की फॉर्म में जैसे यहाँ से ये क्या है कि इधर तक डिस्प्लेसमेंट हुई है तो इसका एंगल ही मेजर करेंगे ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है वही क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो एंगल है वही है ना। तो यहाँ से हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय डिस्टेंस दूरी विस्थापन। ठीक है, कहता है कि जो कोणीय विस्थापन है वो क्या होगा, विस्थापन क्या होता है आर्क बाय रेडियस, यही होता है कि कितनी उसकी चाप है इन बाय में रेडियस, ये लिखते हैं। अब देखो आर्क है वो भी तो एक क्या है लेंथ ही है ना, डिस्टेंस ही है, तो इसको एल लिख देंगे डिस्टेंस के लिए, रेडियस भी क्या एक डिस्टेंस है एल हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल, मीनिंग इसमें क्या हुई 0 आई ना, m है ही नहीं ना l ना t,
तो ये क्या हो गया, डिमेंशनहीन हो गई, विमाहीन, मीनिंग कोई डिमेंशंस नहीं होती हमारी एंगल्स की, मीनिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डिमेंशंस लेस। ठीक है, अब कोणीय वेग पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, क्या एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, हमने यही बताया था कि जो एंगल है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, बाय में क्या कर देंगे, टाइम। ठीक है, अब देखो ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो डिमेंशन लेस था, बाय में टाइम है, तो ये तो सारा जीरो ही है, वैसे टाइम सिर्फ टी है ना ऊपर, वो जाके क्या हो जाए टी की पावर -2। ये ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना हो, जिसे हम अल्फा से लिखेंगे वो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, m0 l0 t की पावर -1 बाय में टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, m0 l0 t की पावर -2, मीनिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तब कोणीय त्वरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण। फिर कई बार होता है कि डिमेंशंस हमें किसी फिजिकल कांस्टेंट की निकालनी हो। ठीक है, भौतिकीय जो हमारे नियतांक होते हैं उनकी निकालनी हो, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वीय नियतांक जी, यदि निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें फार्मूलेज पता हो। ये फार्मूलेज हम आगे इनमें डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर आएगा, जैसे फोर्स का आएगा उसके अंदर ही आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, जी m1 m2 बाय r² होता है। तो यहाँ से हमें तो जी का कांस्टेंट की डिमेंशन निकालनी है ना, तो जी क्या इधर ले आओ, f r² m1 m2। ठीक है ना, अब फोर्स की हमारे पास डिमेंशन कितनी है, वैसे तो डायरेक्ट याद कर लो m1 l1 t -2, याद नहीं है तो ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या आ गई, mlt -2, यही ना। r की क्या होगी, l² ना, r क्या होता है l, और इसमें स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा ना ऊपर। मास की कितना क्या लिखते हो, m, इसके लिए भी क्या लिखेंगे, मास के लिए m, यही होगा। अब यहाँ से क्या बन गई, देखो नीचे एक कम, यहाँ m2 है, यहाँ m1 है, तो नीचे क्या रह गया, m की पावर 1 रहेगी, ऊपर आके क्या हो गया, m की पावर -1। अब यहाँ l कितना है, 2, तो ये रहा 1, ये रहा कितना हो गया 3, और t की पावर -2। ये क्या हो गया, हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डिमेंशन हो गई। इसी तरह हम कांस्टेंट्स की बाकी की निकाल सकते हैं। ठीक, हमने पढ़ा कि डिमेंशंस क्या थी कि mlt और a की फॉर्म में लिखना या इनकी पावर के रूप में एक्सप्रेस करना ही डिमेंशन था ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मीनिंग सिंप्लीफाई करके mlt या फिर a मीनिंग इलेक्ट्रिक करंट है तो a लिखना है वहाँ पे, इनकी पावर के रूप में लिखना ही डिमेंशन था। कहते हैं कि ये डिमेंशन वीमा की यूज क्यों हुई, सूत्र की सत्यता को जांच करने के लिए, मीनिंग जो हमारा फार्मूला है वो सही है या नहीं, उसको जांच करने के लिए क्या है, डिमेंशंस का यूज किया जाता है। जैसे मान लो हमारे पास हमें एक फार्मूला पता है कि जैसे ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है हमारे पास भाई mv² बाय r। ठीक है ना, तो कहते हैं कि क्या ये फार्मूला सही है, इसको हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, डिमेंशन के थ्रू, कि दोनों तरफ यदि डिमेंशन सेम आ रही है, मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो ये फार्मूला हमारा बिल्कुल सही है, वरना नहीं है। तो यहाँ से देख लेते हैं, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन m, और एक्सेलरेशन के लिए क्या होगी, lt -2, ये बन जाएगी ना यहाँ डिमेंशन, mlt -2 किसके लिए, फोर्स के लिए। अब इधर वाली साइड देखो, राइट हैंड साइड, अब हम मास के लिए क्या लिखेंगे, m। ठीक है, और अब ये देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए क्या होगी, lt -1 ना, ये बनेगी, इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, बाई में क्या है r, r के लिए क्या लिखेंगे, लेंथ l, तो यहाँ से ये क्या बन गया, देखो m l² t -2, ये है ना, नीचे l पड़ा है तो एक l इससे ऊपर क्या होगा, कैंसिल, क्या बच गया, m lt -2, ये बन गई ना। तो मीनिंग हमारे दोनों साइड क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के इक्वल, मीनिंग ये फार्मूला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो मीनिंग डिमेंशन से हम क्या बता पा रहे हैं कि हमें जो भी फार्मूला दिया गया है वो क्या है, सही है या गलत है, उसको जांच करने के लिए। दूसरा कहते हैं यदि हमें कोई नया फार्मूला बनाना हो तो भी हम डिमेंशंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई चीज़ हमें दे रखी है कि वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, उन चीज़ों जो जिस चीज़ पे डिपेंड कर रही है वो लिख लो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कहते हैं जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड है ना, वो डिपेंड करता है किस किस पे, मास पे, लेंथ पे, ग्रेविटी पे। जैसे मान लो उसका कहता है कि टाइम है वो डिपेंड कर रहा है किस किस पे, मास पे, लेंथ पे और ग्रेविटी पे, मीनिंग द्रव्यमान पे, लंबाई पे और त्वरण पे। ठीक है,
तो यहाँ से हमें बस इतना ही पता है, इससे कुछ नहीं पता एक्स्ट्रा। हम ये यहाँ से ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जो ये टाइम आएगा वो उसका फार्मूला क्या आएगा पेंडुलम के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो जो चीज़ दे रखी है वो लिख दो। किसके दे रखा है भाई, उसने ये नहीं कहा कि कितना इन्वर्सली है पावर में, कुछ नहीं, हमें तो फार्मूला निकालना है। तो जो जैसे टाइम दिया है कि उसने कहा डिपेंड करता है मास पे, लिख दो मास, लेंथ पे, ग्रेविटी पे। हमें नहीं पता कि वो कितने पे डिपेंड है, स्क्वायर पे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली है, कुछ भी नहीं। तो या पावर क्या लिख दो, ए बी सी, हमने लेट कर ली, ठीक है। जो जो चीज़ दे रखी है वो लिख ली। अब देखो यहाँ टाइम इधर हमारी डिमेंशंस की फॉर्म में लिखें तो ना तो मास ना हमारे पास लेंथ, टाइम की पावर तो 1 पड़ी है ना, तो ये डिमेंशन की फॉर्म में लिख दिया। अब मास को डिमेंशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो m, पावर कितना है 1 ही है ना, 1, पावर इसकी कितनी है वैसे a, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे L1 है। बताओ ग्रेविटी एक्सेलरेशन ही होता है और वो क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी वही लेंथ बाय टाइम इनटू टाइम L(t-2), ये बन गई ना किसकी, ग्रेविटी की, L(t-2). यहाँ लिख दिया हमने। इसकी पावर कितनी पड़ी है c। तो अब ये देखो कि डिमेंशंस के अंदर यही होता है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल लिखते हैं। तो ये वाली साइड इसके इक्वल, यहाँ पे हो गया। m की पावर कितनी बन गई a, l की पावर b, यहाँ से l की पावर क्या हो गई c, तो ये क्या हो गया l की पावर b प्लस c, है ना। t की पावर कितनी है -2c, तो ये क्या गया -2c। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इक्वल है तो उनकी पावर भी वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो a की पावर यहाँ क्या आएगी 0, मीनिंग m की पावर यहाँ क्या है 0, यहाँ a, तो a की पावर 0। अब l की पावर यहाँ कितनी है b प्लस c और यहाँ कितनी है 0, मीनिंग यहाँ पे b प्लस c किसके बराबर है 0 के, ठीक है। यहाँ पे -2c किसके बराबर होगा 1 के, t की पावर देखो ना, तो यहाँ क्या आ गया -2c इज इक्वल टू 1, तो c कितना आ गया -1/2, ये बन गया हमारे पास c। अब हम b की वैल्यू निकालें, b प्लस c 0 के बराबर है, तो यहाँ यदि c की वैल्यू रख दें तो b कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना। ये सारी वैल्यू a की हमारे पास 0 है, b की कितनी है 1/2, c की कितनी है -1/2, ये यहाँ रख दी। क्या बन गया, m की पावर तो क्या होगी 0, मीनिंग मास नहीं है, मीनिंग पेंडुलम है का जो टाइम पीरियड है, जो फार्मूला है उसके अंदर मास नहीं आएगा। m क्या हो गया 0, l कितना है 1/2, g की पावर कितनी आई c है ना, c कितना है -1/2, तो ये क्या आ गया g की पावर -1/2। तो यहाँ से फार्मूला नहीं बन गया √L/g, मीनिंग टाइम पीरियड का फार्मूला ये होता है पेंडुलम के लिए, ठीक है। इस तरह से मीनिंग क्या है, हमने नया फार्मूला बना सकते हैं किसी डिमेंशन से। एक और कहता है किसी भी राशि को उसकी समरूप राशि से जोड़ा या घटाया जाता है। कहता है डिमेंशन के अंदर ये नहीं है कि हम कोई अलग राशियों को आपस में जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे लेंथ प्लस एल प्लस अल्फा है ना, तो इसका मीनिंग ये है कि ये भी एक लंबाई होनी चाहिए अल्फा, तभी ऐड होगी वरना नहीं होगी, ठीक है। मीनिंग एल है वो अल्फा के बराबर होगा तभी इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डिमेंशंस के अंदर, ये चीज़ याद रखना। एग्जाम्पल जैसे मान लो ये कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, कहता है कि α/t² इक्वल टू fv प्लस β/x², तो यहाँ हमें बीटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये इसके अंदर ऐड हुआ है तो ये वाली इसके बराबर होनी चाहिए ना। हमने डिमेंशन के अंदर यही कहा है कि कोई चीज़ ऐड जब भी होगी यदि वो उसके बराबर है, मीनिंग उसके समरूप है, उस जैसी है, मीनिंग fv है वो किसके β/x² के बराबर होगा तभी उसमें घटी या जोड़ सकते हैं ना। तो इसका मीनिंग इन दोनों को बराबर लिखेंगे। और यहाँ पर हमें पता है कि फोर्स है ये F, फोर्स की फिर क्या हो जाती है mLt-2 और V की क्या होती है Lt-1, ठीक है ना। ये हमारे पास इनकी डिमेंशंस है। इधर क्या पड़ा है बीटा बाय में x², ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या बन गया m, L की पावर कितनी हो गई 2 और t की पावर -3, ये बन गया। नीचे x² है, ऊपर आके ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना यहाँ, तो ये क्या आ जाएगी mL4t-3 बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह यदि मान लो अल्फा की निकालनी हो तो ये वाली वैल्यू इनके बराबर होगी जब भी इसके इक्वल लिख सकते हैं ना, सॉरी ऐड या सब्ट्रैक्ट तो इसी तरह होगी, इनके बराबर होनी चाहिए ये वैल्यू जब भी आएगी, ठीक है। अब ऐसे ही यदि मान लो एक, ये भी कई बार न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, कहता है कि जैसे मान लो एक हमारी जो गैस इक्वेशन होती है ना, जो गैस समीकरण होती है P-a/v² इंटू v माइनस बी इज इक्वल टू nRT, ठीक है। कहता है कि जो ये रियल गैस इक्वेशन हमारे पास, कहता है कि आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको, कहता है कि जो ये इक्वेशन हो इसके अंदर a और b की वैल्यू बताओ। कई बार आ जाता है कि जो a और b है उसके कांस्टेंट बताओ
डिमेंशन की फॉर्म में निकालो, उनकी डिमेंशन क्या होगी, सॉरी, ठीक है। यदि इनकी डिमेंशन निकालनी है तो हमें ये डिमेंशन के अंदर ये पता है कि कोई भी राशि आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होती है यदि वो दोनों क्या हो, समरूप हो, एक जैसी हो। तो इसका मीनिंग ये p माइनस ए वी स्क्वेयर है, p के अंदर ये a बाई वी स्क्वेयर जब भी घटेगी यदि ये इसके प्रेशर के बराबर होगी, है ना। ये डिमेंशन के अंदर हमने पढ़ा है। तो ये क्या होना चाहिए, p बराबर होना चाहिए a बाई वी स्क्वेयर के। तो यहाँ से क्या है, प्रेशर की यूनिट हमें पता है, v क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम, इसकी हम एल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम, ठीक है, a निकाल लेंगे। वैसे ही देखो v माइनस बी क्या है, b v में तभी घटेगा जब यदि उसके बराबर है, ठीक है, डिमेंशन के अकॉर्डिंग। तो v इज इक्वल टू बी, वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब। तो यहाँ से b की डिमेंशन भी क्या आ गई, एल क्यूब, ठीक है। और इसकी हम निकाल लोगे अपने भाई a की क्या आएगी, p इंटू वी स्क्वेयर बन जाएगी, p की लिख दो, इंटू में क्या आ जाएगा, वी स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ से जैसे इसकी निकालनी हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ये इसको, ठीक है, यहाँ से जैसे हम क्या है, एक निकालना हो तो ये इसके बराबर होना चाहिए ना, प्रेशर की लिख लो, प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इनटू में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम V2, यही है, इनटू A, यही हो। अब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, mLT माइनस 2, एरिया के नीचे क्या हो जाएगी, L स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम की क्या होती है, L क्यूब, और इसकी पावर कितनी है, 2, तो ये 6 बन गया ना यहाँ पे, ये क्या हो गया, L की पावर 6, ठीक है। यहाँ पे L, अब इसमें एक ये कैंसिल हो जाएगा, कितना रह गया नीचे 1, और यहाँ 6 है तो एक और कट के क्या हो गया, 5 बच गया L। तो कितना आ गया, m1 L की पावर 5 और T की पावर -2। ये क्या आ गया हमारे पास, A की वैल्यू आ गई, ठीक है। थैंक यू। अब करते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स।